जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का सेकंड पेपर यानी भाग 2 का थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो इसके बारे में हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। विकिरण के बारे में तो पिछले चैप्टर या क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे। आपने देखा था कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण विधि से जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो अब ऊष्मीय ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण विधि से जाना ऊष्मीय विकिरण या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। ये सब आप निचली कक्षाओं में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। और फिर द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। और पीछे आप जो है केमिस्ट्री में पढ़े हैं ये इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति को भी आपने पढ़ा है। तो इन सब की जरूरत हम लोगों को यहां पड़ेगी। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है इसको हम लोग देखें। देखिए, प्रयोग के दौरान दो वैज्ञानिक थे जिसमें से एक का नाम था हर्ट्ज और दूसरे का नाम था फ्रैंक। तो फ्रैंक और हर्ट्ज ने प्रयोग किया और प्रयोग के दौरान जो पाया उसने बताया और इसके बाद इसी प्रयोग को आगे लेनार्ड और मिल्टन ने बढ़ाया। तो हम दोनों का एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताएंगे कि फ्रैंक और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या था और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लेनार्ड और मिल्टन का क्या प्रयोग था, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव को देखते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए हम आपको फ्रैंक और हर्ट्ज का पहले प्रयोग बताते हैं। इसमें क्या किया गया कि देखें, एक यहां पर ये गोल बल्ब लिया गया और ये बल्ब जो था क्वार्ट्ज का बना हुआ था। और आपको मालूम है कि क्वार्ट्ज एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर से हो करके पराबैंगनी विकिरण जो है उसके अंदर जा सकते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। अब जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश होगा वो कैथोड हो जाएगा, जिस पर धन आवेश होगा वो एनोड हो जाएगा। तो अब इसके बाद किया ये गया कि यहां देखिए हाई टेंशन की एक बैटरी थी। तो बैटरी के ऋण सिरे का संबंध जो था एक इलेक्ट्रोड से कर दिया गया। तो जब ऋण सिरे का संबंध जिस इलेक्ट्रोड से करेंगे उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा और जब ऋण आवेश आ जाएगा तो उसको हम कह दिया करेंगे कैथोड। और फिर ये जो धन सिरा है, धन सिरे से यहां एमीटर जुड़ा हुआ है। एमीटर के द्वारा हमको पता चलेगा कि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर इस एमीटर का जो रिलेशन था, इसका जो संबंध था वो कर दिया गया था दूसरे इलेक्ट्रोड से। और दूसरे इलेक्ट्रोड चूंकि ये धन प्लेट से जुड़ा था, पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा था, इसलिए इसके ऊपर धन आवेश आ गया तो ये एनोड हो गया। तो ये जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है इसको हम कैथोड कह सकते हैं और राइट साइड का जो एनोड है, राइट साइड का जो इलेक्ट्रोड है इसको हम एनोड कह सकते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रैंक और हर्ट्ज का प्रयोग क्या था और ये प्रयोग जो है 1887 में किया गया था। तो इसके बारे में हम आपको बता दें। देखें, सारा उपकरण जो था, जो उपकरण का जो सेटअप था, सारी सेटअप हमने आपको समझा दिया। अब इसके बाद इसके अंदर ऊष्मीय विकिरण भेजा गया। आपको उसमें विकिरण नहीं बल्कि ऐसे कह लीजिए कि भाई जब प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है तो आपको मालूम है कि प्रकाश के 3 भाग होते हैं। एक दृश्य भाग होता है, एक अवरक्त भाग होता है, दूसरा पराबैंगनी भाग होता है। तो ये ऊष्मीय विकिरण हम नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि पराबैंगनी प्रकाश को भेजा गया। जब पराबैंगनी प्रकाश, लेकिन आपको मालूम है कि टेम्परेचर जो बढ़ता है वो पराबैंगनी प्रकाश के कारण ही बढ़ता है। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब बाहर से पराबैंगनी प्रकाश भेजा गया, पराबैंगनी प्रकाश हमेशा तरंग के रूप में चलता है, ये भी आप माइंड किए रहिएगा। भाई प्रकाश
के तो 3 भाग होते हैं, लेकिन तीनों भाग का अलग अलग नेचर होता है। ये पराबैंगनी भाग जो होता है ये तरंग की तरह बिहेव करता है। और फिर देखें, जब पराबैंगनी प्रकाश यहां अंदर आता है, ये परावैंगनी प्रकाश जब अंदर आ करके, अभी हमने आपको क्वार्ट्ज की विशेषता भी बताई कि क्वार्ट्ज के अंदर से परावैंगनी विकिरण जो है या परावैंगनी प्रकाश अंदर आ सकता है। तो यहां पर कोई ऐसा स्रोत हो सकता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश हो सकता है, या फिर कोई ऐसा भी प्रकाश हो सकता है जिससे परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न हो। तो जब ये परावैंगनी प्रकाश आ करके यहां कैथोड से टकराता है, तो जब कैथोड से टकराता है तो यह देखा गया कि यहां पर जो एमीटर लगाया गया था, वास्तव में ये एमीटर नहीं बल्कि गैल्वेनोमीटर था। क्योंकि आपको मालूम है कि एमीटर के द्वारा जब सर्किट में लगातार हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होती है तो उसको एमीटर जो है मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में अगर क्षणिक करंट और बिल्कुल उसकी जो पावर है उसका बिल्कुल कम हो तो उसको भी मेजर ये गैल्वेनोमीटर कर लेता है। तो भले यहां ए लिखे हैं लेकिन वास्तव में यहां गैल्वेनोमीटर है। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब ये किरणें आकर के ये जो पराबैंगनी प्रकाश था, जब पराबैंगनी प्रकाश कैथोड से टकराया ना, तो कैथोड से टकराने के बाद ये देखा गया कि ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप होने लगा। अब प्रश्न ये उठता है कि गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप तभी होगा जब पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होने लगा? क्योंकि यहां पर कैथोड अलग है, एनोड अलग है। अगर कैथोड और एनोड दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये जो दोनों वायर हैं, दोनों जो तार हैं, अगर दोनों तार एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और फिर यहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर विक्षेप होता तो बात समझ में आती है। लेकिन यहां पर देखा यह जा रहा है कि कैथोड अलग है, एनोड अलग है। इसके बावजूद भी जब इसके अंदर, इसके ऊपर जो है यानी कैथोड के ऊपर जब पराबैंगनी प्रकाश टकराता है तो पराबैंगनी प्रकाश टकराने के बाद पूरे परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो फ्रैंक और हर्ट्ज ने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष था उनका? उनका निष्कर्ष यह था कि चूंकि कैथोड उसको कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है, तो कैथोड के पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। और जब ये पराबैंगनी प्रकाश हमने पहले भी बताया कि पराबैंगनी प्रकाश के ही वजह से पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता है, यानी पराबैंगनी प्रकाश के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। जब ये पराबैंगनी प्रकाश अंदर के तरफ प्रवेश करता है क्वार्ट्ज के अंदर और आकर के जब इस कैथोड से टकराता है, तो कैथोड से टकराने के बाद कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को ये एनर्जी दे देता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन जब कैथोड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी को पा जाते हैं ना, तो इस एनर्जी को पाने के बाद वो एक्साइटेशन पोजीशन में आ जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और जब थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी और मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड को छोड़ देते हैं और कैथोड को छोड़ करके पहुंच जाते हैं एनोड के पास। जब कैथोड से एनोड के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, एनोड के ऊपर धन आवेश होता है, तो ये जो एनोड है, ये एनोड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर लेता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में प्रवाहित होने लगता है। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां चल करके इधर की तरफ आता है तो विद्युत धारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पूरे सर्किट में फ्लो होने लगती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो कैथोड था, ये कैथोड या एनोड वो किसी धातु का ही होता है। और यहां से इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से निकल रहे थे? तो पराबैंगनी प्रकाश के वजह से निकल रहे थे, यानी प्रकाश के प्रभाव से निकल रहे थे। तो प्रकाश के प्रभाव से धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा और कोई इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं। जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में होगा वो तो निकलेगा नहीं। तो प्रकाश के प्रभाव से धातु की सतह से
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बाहर उत्सर्जित होने की घटना को ही हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, तो ये निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इनको हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन। हम आपको बता दें कि प्रकाश को ग्रीक भाषा में फोटो कहा जाता है। तो अब नॉर्मली लोग कहते हैं फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, तो फोटो का मतलब प्रकाश खिंचवाने जा रहे हैं। अब ये है कि कुछ जनरल शब्दों का प्रयोग जो हो जाता है, जिसका सेंस हम दूसरे में लेते हैं, तो फोटो का मतलब प्रकाश ही होता है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें होता क्या है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश वैद्युत प्रभाव के दौरान निकल रहे थे, इसलिए निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, इन इलेक्ट्रॉनों के चलने से पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। इसलिए परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा थी, इस धारा को प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। तो ये रहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि जब ये फ्रैंक और हर्ट्ज ने अपना प्रयोग कर लिया, तो इस प्रयोग के दौरान इस ऑपरेटस में थोड़ा सा सुधार किया। किसने? तो दो वैज्ञानिक थे, जिसमें से एक का नाम था लेनार्ड और दूसरे का नाम था मिल्टन। इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम यहां सेट किया कि अब इनको यहां पर प्लस और माइनस नहीं किया। यानी अब जो है ये जो प्लेट है, अब इनको, इनके ऊपर जो है पहले से कोई चार्ज नहीं दिया। पहले से चार्ज न देने का मतलब इसके ऊपर न तो ऋण आवेश था, इसके ऊपर न तो धन आवेश था। यानी न तो ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था, न ही ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा था। यानी दोनों ही इलेक्ट्रोड जो थे बिल्कुल न्यूट्रल बिहेव कर रहे थे। तो अब क्या लेनार्ड और मिल्टन का प्रयोग क्या था? तो लेनार्ड और मिल्टन ने, अब थोड़ा सा उनका जो ऑपरेटर्स था थोड़ा सा इससे डिफरेंट था, लेकिन हम आपको यहीं पे समझाते हैं। तो इस प्लेट का नाम, अगर पहले प्लेट का नाम P1 रखा जाता है और दूसरे प्लेट का नाम P2 रखा जाता है, और इसको अब हम कैथोड एनोड नहीं कहेंगे। और फिर हम आपको बता दें कि लेनार्ड और मिल्टन ने प्रयोग क्या किया, उनके प्रयोग के दौरान क्या पाया गया, ये हम देख रहे हैं। तो देखें, हुआ ये कि ये जो पराबैंगनी प्रकाश भेजा जा रहा था, कुछ इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, इन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, रिजल्ट भी हम आपको बताएंगे, और फिर इनका प्रयोग भी हम आपको बताएंगे। तो पहला प्रयोग इन्होंने ये बताया कि देखें, ये जो आपतित प्रकाश है, आपतित पराबैंगनी प्रकाश, आपतित का मतलब आने वाला प्रकाश, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ रही थी, जब तीव्रता कम थी, तो ये जो प्लेट P1 था, प्लेट P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम थी। लेकिन जैसे ही आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने लगी, धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई। तो यहां से यह निष्कर्ष निकाला गया कि धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर का मतलब क्या हुआ? प्रति सेकंड निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहला निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि चूंकि प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि प्रकाश की जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बढ़ती जा रही थी। और जब आपतित प्रकाश की तीव्रता घटती जा रही थी, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर जो था वो घटती जा रही थी। तो अब यहां से ये निष्कर्ष निकला कि धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश, ऐसे कह लीजिए कि धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर उसके ऊपर आपतित होने वाले पराबैंगनी प्रकाश के तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है।
ये पहला निष्कर्ष निकला। अब इसके बाद आगे कुछ प्रयोग बढ़ाया गया, तो अब देखें आगे प्रयोग क्या बढ़ाया गया। अब एक चीज आप बताइए कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, प्लेट P1 इसका नाम रखे हैं, प्लेट P1 इसका नाम हम रखे हैं प्लेट P2। तो प्लेट P1 और चलिए इसका रिलेशन, इसका संबंध जो किया गया है, ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है और ये जो है एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब चूंकि कैथोड और एनोड की तरह ये व्यवहार कर रहा था, लेकिन जब प्रकाश की किरण नहीं आ रही थी तो यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा था। अब देखिए क्या किया गया। भाई एक बात समझने वाली है कि इसके ऊपर ऋण आवेश है, यानी प्लेट P1 के ऊपर ऋण आवेश है और प्लेट P2 के ऊपर धन आवेश है। तो यहां कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को, यानी प्लेट P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट P2 अपने तरफ आकर्षित कर ले रहा है, क्योंकि प्लेट P2 के ऊपर धन आवेश था। अगर प्लेट P2 के ऊपर आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्लेट P2 धन आवेशित प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर धन आवेश है और धन आवेश जो है ऋण आवेश को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इन इलेक्ट्रॉनों को ये जो एनोड था ये अपने तरफ आकर्षित कर रहा था, और अपने तरफ आकर्षित करने के वजह से हो ये रहा था कि इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में प्रवाहित होता था, जिससे पूरे सर्किट में ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो थी वो फ्लो हो रही थी। अब प्रयोग के दौरान पहला निष्कर्ष तो आपने देख लिया लेनार्ड और मिल्टन के प्रयोग का। फिर दूसरा निष्कर्ष क्या था, तो अब जो है ये जो प्लेट P1 था, प्लेट P1 को तो ऋण आवेश देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऋण आवेश नहीं देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। अगर धन आवेश दे देंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और आपको मालूम है कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहीं धन आवेश होता है। तो अब देखिए क्या हुआ, ये जो प्लेट P1 था, प्लेट P1 के ऊपर ऋण आवेश था। अब ये जो प्लेट P2 था, प्लेट P2 के ऊपर धन विभव था। अब उसके धन विभव को धीरे धीरे घटाया जाने लगा। यानी लेनार्ड और मिल्टन ने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उसमें यह था कि प्लेट P2 के विभव को धीरे धीरे घटाने लगे, धन विभव को घटाने लगे। तो विभव को घटाने, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, विभव को घटाने का मतलब यही हुआ कि धन विभव को घटाया जा रहा था। तो जब धन विभव घटाया जा रहा था तो इस प्लेट के ऊपर आने वाला जो विभव था वो विभव धीरे धीरे कम होने लगा। विभव कम होने का मतलब इस प्लेट P2 के ऊपर जो धन आवेश की मात्रा थी, धन आवेश की मात्रा कम होने लगी। तो जब धन आवेश की मात्रा कम होने लगी, इसका मतलब यह हुआ कि प्लेट P2 के पास इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता कम होने लगी। और जब प्लेट P2 के पास इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता कम होगी, तो प्लेट P2 के पास जब कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो कम हो जाएगी। और इस प्रकार प्लेट P2 का जो विभव था धीरे 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 इतना कम कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन प्लेट P1 से निकल रहे थे, लेकिन प्लेट P1 से निकलने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 तक नहीं पहुंच पा रहा था। और अगर प्लेट P2 तक पहुंच भी रहा था तो प्लेट P2 के ऊपर भी ऋण आवेश आ गया। और आपको मालूम है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता तो जरूर था, लेकिन प्लेट P2 के द्वारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं किया जाता था। इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में प्रवाहित नहीं होता था, जिससे पूरे सर्किट में ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो इस प्रकार ये दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि प्लेट P2 को जो विभव दिया जा रहा है, प्लेट P2 को दिया जाने वाला वह न्यूनतम विभव जिससे प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन प्लेट P2 के द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ अट्रैक्ट न किया जाए, जिससे पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाए, तो प्लेट P2 को दिए जाने वाले इस न्यूनतम विभव को संस्तब्ध विभव
या निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव, संस्तब्ध विभव जिसको हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, ये कट ऑफ पोटेंशियल कहा जाता है। तो आपसे कई बार संस्तब्ध विभव की परिभाषा पूछी गई है, संस्तब्ध विभव किसे कहते हैं। लेकिन एक चीज और हम आपको बता देते हैं, संस्तब्ध विभव को भी जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। ये तीनों नामों से जाना जाता है, संस्तब्ध विभव भी कहते हैं, निरोधी विभव भी कहते हैं। अच्छा, निरोधी विभव का मतलब क्या? निरोध का मतलब होता है अवरोध, अवरोध उत्पन्न करने वाला विभव। तो अब जो है ये अवरोध उत्पन्न करने वाला विभव था कि प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे लेकिन प्लेट P2 तक पहुंच ही नहीं पाते थे। प्लेट P2 उसको जो है रिपेल कर देता था, जिससे जो है पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता था। तो इस विभव को हम संस्तब्ध विभव भी कहते हैं, निरोधी विभव भी कहते हैं और कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको भी जीरो से प्रदर्शित किया जाता है और इसी के आधार पर उत्सर्जित होने वाले जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन थे, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को बताया गया। और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हम EK से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है EV0 के इक्वल होती है। E जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और V0 जो होता है ये आपका कट ऑफ पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव है। अब इसके बाद जो है अब आगे प्रयोग किया गया। ये तो 2 एक्सपेरिमेंट हुए। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि अब ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी, ये जो पराबैंगनी प्रकाश आ रहा था, इस पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति को धीरे धीरे कम किया जाने लगा। तो जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को धीरे धीरे कम किया जाने लगा तो इस स्थिति में प्लेट P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्लेट यहां पर जब प्लेट P1 पर जो पड़ने वाला प्रकाश है, प्लेट P1 पर पड़ने वाले प्रकाश की वजह से यानी प्रकाश की आवृत्ति जब कम की जाती है तो यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। तो अब एक बात ये समझ में आई कि धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का जो दर होता है वो आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है। और फिर इस आवृत्ति को इतना कम कर दिया गया, ये जो आपतित प्रकाश थी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति को इतना कम कर दिया गया कि प्रकाश आकर के इससे टकरा तो रहा था लेकिन धातु की सतह यानी प्लेट P1 से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा था। इस आवृत्ति को एक अलग से नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति कहते हैं या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको ν0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देहली आवृत्ति, अब देहली आवृत्ति की डिफिनेशन क्या होगी यहां से? तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे प्रकाश की आवृत्ति अगर थोड़ी सी भी कम हो जाएगी तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इस आवृत्ति को ही देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति को ν0 से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि आवृत्ति है तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ν हुआ करता है c/λ, तो अगर यहां पर ν0 होगा तो λ 0 हो जाएगा। ν0 होगा तो λ 0 हो जाएगा। ν0 को हम कहते हैं देहली आवृत्ति और λ 0 को हम कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में तो देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में आप यही बताएंगे कि देहली आवृत्ति का जो संगत तरंग दैर्ध्य होता है
उस संगत तरंग दैर्ध्य को ही हम देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसको जो है लैम्डा 0 से प्रदर्शित किया जाता है। और सी तो आपको मालूम है, सी प्रकाश की चाल है। अब इसके बाद एक छोटा सा टर्म यहां निकल करके आता है, वो है कार्यफलन, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। कार्यफलन, वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है? एक चीज देखिए, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए उन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जब तक उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए आप जो है बिल्कुल एनर्जी लेस होकर के पड़े हुए हैं और आपसे कोई काम कराना है, तो काम कराने के लिए कुछ ना कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा आपको। तो बिल्कुल स्थिति वही होती है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी होता है जब इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए। तो इस प्रकार एक डिफिनीशन निकल करके आती है सामने, कार्यफलन, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। और हम आपको बता दें कि वर्क फंक्शन को W से प्रदर्शित करते हैं और फिर इसकी वैल्यू जो होती है वो h न्यू 0 के इक्वल होती है, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है और आपको मालूम है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड हुआ करता है। तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें और न्यू 0 के जगह पे आप चाहें तो c अपान लैम्डा 0 कर सकते हैं। तो कार्यफलन किसे कहते हैं? ये तो कार्यफलन की डिफिनीशन हो गई। अब कार्यफलन किसे कहते हैं तो ध्यान से समझिए, धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए जितने न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उस ऊर्जा को ही हम कार्यफलन कहते हैं। नाम तो कार्यफलन रखा गया है लेकिन वास्तव में ये ऊर्जा है। तो अब अगर इससे कम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन का जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये शो नहीं करेगा, यानी प्लेट P1 से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो ये कार्यफलन रहा। तो इस प्रकार जो है आज जो 2-3 चीजें थी, ये दोनों एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट आपको फ्रैंक और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट बताया गया और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आपको बताया गया लेनार्ड और मिल्टन का बताया गया। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम हैं और फिर ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आइंस्टीन के द्वारा प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है और फिर एक महत्वपूर्ण समीकरण वहां प्राप्त किया गया है जिससे प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। तो इसको हम लोग जब नेक्स्ट डे देखेंगे तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की कैसे व्याख्या की गई, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि आगे मैक्सिमम जो है वो एक्सपेरिमेंट ही हैं। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।